Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with final accounts. Starting today's class with illustration 12. Discuss करते हैं. The following is a schedule of balances as on 31st March 2022. Schedule of balances मतलब it is a trial balance. Extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the same name and style of मैसेज गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी, यानी बिजनेस एंटिटी का नाम मैसेज गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी है एट मुंबई. तो अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या करना है अपने को. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 and the balance sheet as at that date after making provision for the following. यानी नीचे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उनका एडजस्टमेंट्स करके अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है. ईयर इज एंडिंग ऑन 31st March 2022, यानी कौन से ईयर के लिए 21-22. ओके, तो एग्जाम में क्या करना है. एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि एग्जाम के आंसर बुक का लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेंगे. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सिंगल अकाउंट है जिसके ऊपर में अपने ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है. तो इसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऊपर का 40% दिमाग में सोच के चलेंगे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स के लिए होगा, और नीचे का 60% दिमाग में सोच के चलेंगे कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के लिए होगा. तो पहले फॉर्मेट को रेडी करेंगे एंड देन इसके बाद सबसे पहले सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट करना है. एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में दो जगह होगा, तो इस चीज को दिमाग में रखना है. और जैसे जैसे अपने ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में उन आइटम्स को टिक करते जाना है एंड साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी उसको टिक करते जाना है. तो फॉर्मेट को रेडी करने के बाद सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन के एडजस्टमेंट्स को दो जगह ट्रीटमेंट देना है एंड देन इसके बाद ट्रायल बैलेंस में जिन आइटम्स में टिक नहीं है यानी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो उसको एक ही जगह ट्रीटमेंट देना है. ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक ही जगह होगा एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के सारे एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट दो जगह होगा. क्लियर है? यस. हम्म. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, depreciate building used for business by 5%. तो सर बिल्डिंग, पीएल बोलो बोलो. में चले जाएगा और बैलेंस शीट का एसेट साइड में बिल्डिंग से 5% लेस हो जाएगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग 6 लाख रुपया का है, 6 लाख का 5% हो गया मेरा, 6 लाख का 5% 30,000. सो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 30,000. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000 एंड देन बैलेंस शीट के असेट साइड बिल्डिंग इनर कॉलम में 6 लाख लेस डेप्रिसिएशन 30,000 करके आउटर कॉलम में 5,70,000. क्लियर? तो देख रहे हो
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों साथ साथ चलाना है। सबसे पहले एक एक करके एडिशनल इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट्स दो दो जगह करते जा रहे हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000। देन बैलेंस शीट के एसेट के साइड में बिल्डिंग 6 लाख इनर कॉलम में, लेस डेप्रिसिएशन इनर कॉलम में, माइनस 30,000 करके आउटर कॉलम में 5,70,000। परफेक्ट। एंड जैसे जैसे ट्रीटमेंट होते जा रहा है उसको टिक करते जाना है। ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों जगह। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक ही जगह होगा। बी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स को डिप्रिशिएट करना है बाय 10%। एक और चीज बताया हुआ है, वन स्टील टेबल, टेबल भी फर्नीचर है, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 14,000 was sold for same price, but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। हुआ क्या कि एक स्टील टेबल परचेज किया था साल में, इस साल करेंट ईयर में, फॉर रुपीज 14,000। करेंट ईयर में एक स्टील टेबल परचेज किया था फॉर रुपीज 14,000, एंड सेम ईयर, करेंट ईयर में ही जिस साल परचेज किया उसी साल इसको बेच भी दिया सेम प्राइस पर, यानी 14,000 में ये सेम करेंट ईयर में बेच दिए 14,000। बट इसका जो सेल प्रोसीड्स है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ? इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट यानी इसको सेल्स अकाउंट में ले लिया है, यानी इसको सेल्स अकाउंट में क्या किया, ऐड या लेस? ऐड किया। ऐड किया। सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, तो ये सेल प्रोसीड्स को सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब सेल्स अकाउंट में ऐड कर दिया है। जब फर्नीचर सेल होता है तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 14,000, बट अकाउंटेंट ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 14,000। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट में से 14,000 लेस करना है, एंड साथ ही फर्नीचर में से भी 14,000 लेस करना, बिकॉज 14,000 में ये फर्नीचर सेल हुआ है। ये सोनो। यस। सो दो जगह ट्रीटमेंट 14,000 का किधर किधर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स में से लेस करेंगे सेल ऑफ फर्नीचर 14,000। बैलेंस शीट के असेट के साइड में फर्नीचर में से लेस करेंगे सेल ऑफ फर्नीचर 14,000। अब ये फर्नीचर में अपने को डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल ये सब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फर्नीचर, पहला बात तो डेट ऑफ परचेज बोला नहीं है, डेट ऑफ सेल बोला नहीं है। दूसरा बात, सेम करेंट ईयर में, सेम ईयर करेंट ईयर में ये परचेज भी हुआ, सेल भी हो गया, परचेज हुआ एंड सेल भी हो गया, तो ये टेबल हार्डली यूज हुआ है करेंट ईयर में, यूज ही नहीं हुआ। परचेज हुआ एंड सेल हो गया, एंड सेम प्राइस में सेल हो गया, सो देर इज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो ये वाले फर्नीचर पर अपने को डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल एंड देन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम ईयर में ही परचेज एंड सेल दोनों हुआ, करेंट ईयर में परचेज एंड सेल दोनों हुआ, तो ये एसेट हार्डली यूज हुआ करेंट ईयर में, और अपने को डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल बोला नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सेम प्राइस में सेल हुआ है जिस प्राइस में परचेज हुआ था, सो देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। क्लियर है? तो यस। सिंपली अपने को क्या करना है,
सेल से 14,000 लेस, फर्नीचर से 14,000 लेस। फर्नीचर से 14,000 लेस करके जो अमाउंट आएगा उस पर अपने को 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन का दो जगह ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एंड बैलेंस शीट के एसेट के साइड में फर्नीचर से लेस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? यस। तो फर्नीचर जैसे ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? 2,14,000। 2,14,000 में से सेल ऑफ फर्नीचर 14,000 लेस करके 2 लाख आएगा। यस सर। देन 2 लाख पर अपने 10% डेप्रिसिएशन, टेन डेप्रिसिएशन। परसेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20,000, उसको लेस करेंगे तो आउटर कॉलम आएगा 1,80,000। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन 20,000, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स से लेस करेंगे 14,000। करेक्ट? ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, यानी ऑफिस इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है बाय 15%। अब हुआ क्या? परचेज ऑफ अ टाइपराइटर, टाइपराइटर इज ऑफिस इक्विपमेंट। Purchase of a typewriter, which is an office equipment, purchased during the year for rupees 40,000, has been wrongly debited to purchases account. Purchase क्या हुआ था? Typewriter, which is office equipment, asset increase debit। तो डेबिट कौन सा अकाउंट करना चाहिए था? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। यस। बट रॉन्गली कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? परचेजेस परचेजेस। अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट वैसे होता कब है? जब गुड्स फॉर रीसेल अपने परचेज करते हैं। ठीक है? गुड्स को जब परचेज करते हैं तब परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। इधर में तो टाइपराइटर परचेज हुआ है तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या एंट्री? रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू टू परचेजेस। परचेजेस। अब इसका ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस में 40,000 को क्या करोगे? एड या लेस? लेस। लेस। सो 40,000 को परचेजेस से लेस करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस से लेस परचेज ऑफ टाइपराइटर 40,000 को लेस, बिकॉज टाइपराइटर इज नॉट गुड्स फॉर रीसेल, तो इसको परचेजेस में रॉन्गली डेबिट कर दिया है, यानी ये परचेजेस में ऐड हो गया है, तो इसको परचेजेस से लेस। देन बैलेंस शीट के असेट के साइड में ऑफिस इक्विपमेंट में 40,000 को क्या करोगे? ऐड या लेस? एड। ऐड परचेज ऑफ अ टाइपराइटर 40,000 करके जो अमाउंट आएगा 40,000 ऐड करके ऑफिस इक्विपमेंट का जो अमाउंट आएगा उस पर अपने 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का वही ट्रीटमेंट है पीएल के डेबिट्स की साइड में, एंड बैलेंस शीट के एसेट में ऑफिस इक्विपमेंट से वो लेस हो जाएगा। क्लियर है? यस। मोटर कार बाय 20%, ये इजी है। डेबिट से पीएल डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन मोटर कार एंड बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर कार से लेस। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, यानी एंड ऑफ द ईयर का ये क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। 2 months rent for godown is outstanding। साल में कितना महीना होता है? 12 महीना 12 मंथ। होता है, यस। जिसमें से 2 महीना का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो बाकी 10 महीना का रेंट हैज बीन पेड। पेड। अब आउटस्टैंडिंग वाला बात अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, यानी ऊपर में जो ट्रायल बैलेंस में रेंट का अमाउंट है वो कितने महीने का रेंट है? 12 मंथ। मजा नहीं आया। 10th मंथ। 10 मंथ्स का। आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन वाला बात अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में जो रेंट का अमाउंट है दैट इज रेंट पेड, विच इज 10 मंथ्स का रेंट।
आउटस्टैंडिंग वाला इंफॉर्मेशन अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में जो रेंट का अमाउंट है वो रेंट पेड का अमाउंट है, विच इज 10 मंथ्स का रेंट। कितना है रेंट? 55,000। ये 10 मंथ्स का रेंट है। 10 मंथ्स का रेंट है, 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो कैन यू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट? कैसे निकालोगे? 55,000/10 करेंगे तो बाई 10। जितना, तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा, उसके बाद ×2 कर देंगे। इंटू टू करके 2 महीने का रेंट आ जाएगा। तो 11,000 हो गया। 55/10 इज 5,500, इंटू टू इज 11,000। सो आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। आउटस्टैंडिंग रेंट का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रेंट फॉर गोडाउन, इनर कॉलम में 55,000 एड आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 करके आउटर कॉलम में टोटल रेंट फॉर द ईयर 66,000। एंड देन दूसरा ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट का, लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। Interest on loan from Vishwanath is payable at 12% per annum. This loan was taken on 1/5/2021। अपने कौन से ईयर में? 21-22, यानी करेंट ईयर में ही ये लोन लिया है। कब? कौन से डेट में? 1 मई 15। 2021। यानी ये लोन को लिए हुए कितना मंथ्स हो चुका है? 10 मंथ्स। मजा नहीं आया। 1 मई को लिया है। बोलो। 1 मई को लिया है। 11th मंथ। 11 मंथ्स। खाली स्टार्टिंग का अप्रैल ही तो हटेगा ना। यस। तो 11 महीने से आउटस्टैंडिंग है ये लोन, तो इस पर 11 महीने का इंटरेस्ट बनता है। लोन का अमाउंट, लोन का अमाउंट क्या है? 3 lakhs। 3 lakhs। सो 3 lakhs पर 12% के हिसाब से 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो। 3 लाख इंटू 12% इंटू 11/12 कितना रहे? 33,000। यस। 11 मंथ्स का इंटरेस्ट। और ट्रायल बैलेंस में अपने को इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 का दिया हुआ है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है? 33,000। 33,000। यानी 6,000 का ही जो इंटरेस्ट है, डिफरेंस अमाउंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, बिकॉज 11 महीने से लोन आउटस्टैंडिंग है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट 33,000, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में 27, यानी डिफरेंस 6,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इसका ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में 27,000 एड आउटस्टैंडिंग 6,000 करके आउटर कॉलम में 33। एंड बैलेंस शीट के एसेट के, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, है ना। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी। ओके। Provision for bad debts is to be maintained at 5% of sundry debtors। sundry debtors का 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट है। sundry debtors का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में देखो कितने का दिया हुआ है। sundry debtors, sundry debtors का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में 8,60,000। 8,60,000। तो 8,60,000 का 5% कितना हुआ? 43,000। यानी अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में 43,000 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। बिकॉज ये जो 5% अपने कैलकुलेट की, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स पर कैलकुलेट हुआ।
सो 8,60,000 का 5%, 43,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 43,000 है। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 30,000 का दिया हुआ है। तो ये जो 30,000 का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है, ये क्या है? प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 43,000। प्रोविजन अकाउंट मेंटेन क्यों करते हैं? बैड वो डेट के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। यस। बैड डेट का लॉस हुआ है 20,000 का, तो अपने को नोट में एक प्रोविजन अकाउंट बनाना है। प्रोविजन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बी बाई डी 30,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बताओ। 43,000। 43,000। एंड बैड डेट का लॉस कितना हुआ? 20,000। 20,000। सो बैड डेट को अपने प्रोविजन में से, बैड डेट के लॉस को अपने प्रोविजन अकाउंट में से निकालेंगे। ठीक है, यानी सोचो ना, प्रोविजन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 43,000 का चाहिए, बैड डेट का लॉस हुआ 20,000, यानी प्रोविजन में मेरे को 63,000 चाहिए, जबकि प्रोविजन अकाउंट में ओपनिंग डेट से कितना है? सिर्फ 30,000। यानी अपने को 33,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके। क्लियर? यस। ठीक है। सो प्रोविजन अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज कोई भी लॉस या एक्सपेंस के लिए जो प्रोविजन अपने बनाते हैं, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। तो प्रोविजन उसके अगेंस्ट अगर अपने बना रहे, तो प्रोविजन अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। वेरी ऑब्वियस, बिकॉज ये प्रोविजन अकाउंट विल एब्सॉर्ब द लॉस। सो प्रोविजन अकाउंट हैज टू हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ऊपर में ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है, वो क्रेडिट के कॉलम में है। तो बाय बैलेंस बी बाई डी 30,000 प्रोविजन अकाउंट में रखना क्लोजिंग डेट में। 8,60,000 का 5% 43,000 है। बैड डेट का लॉस हुआ 20,000। सो बैड डेट को अपने कहां पर, बैड डेट के लॉस को अपने कहां पर राइट ऑफ करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में। जब बैड डेट लॉस होता है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एंड जब ये बैड डेट का लॉस को अपने प्रोविजन अकाउंट में से राइट ऑफ कर देते हैं, तो एंट्री होता है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। सो ये करने से बैड डेट अकाउंट मेरा क्लोज हो जाता है। तो प्रोविजन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस चाहिए 43,000 का, बैड डेट का लॉस हुआ 20,000, यानी रिक्वायरमेंट प्रोविजन में 63,000 का है, जबकि प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस 30,000 का है। तो 33,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन 33,000 का आएगा। क्लियर? यस। सो पीएल के डेबिट में टू प्रोविजन 33,000 रख देंगे। अच्छा, ये जो 30,000 ये अपने ट्रायल बैलेंस में से लिए थे, तो इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट प्रोविजन अकाउंट में आकर हो गया। बैड डेट का लॉस भी अपने ट्रायल बैलेंस में से लिए थे, तो ये प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में आकर इसका ट्रीटमेंट एक जगह हो गया। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है 43,000, ये अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में से निकाले थे 5%। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। एक ट्रीटमेंट इसका प्रोविजन अकाउंट में हो गया टू बैलेंस सी बाई डी, एंड दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस ये शीट बैलेंस शीट एसेट के साइड में डेटर से लेस करके। लेस करके। ओके। 6, इंश्योरेंस प्रीमियम
includes 40,000 paid towards proprietor's life insurance policy. प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है, ये सर यानी वो ये ड्राइंग 40, हो गया वो टाइप का। ड्राइंग्स हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम है कितना? 55,000। इसमें से 40,000 प्रोप्राइटर का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे हुआ है, तो पर्सनल एक्सपेंस है विच इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो 40,000 अपने ड्राइंग्स में काउंट करेंगे। ड्राइंग्स कितना है पहले से? ट्रायल बैलेंस में 1,20,000, यानी टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 60।1,60,000। तो कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग्स 1,60,000। पहले से 1,20,000 का ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एंड 40,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रोप्राइटर के लिए, वो भी ड्राइंग्स है। तो टोटल ड्राइंग्स मेरा 1,60,000 का अपने कैपिटल से लेस करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से 40,000 प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स है, बाकी 15,000 बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी बिजनेस में कोई भी चीज का इंश्योरेंस करवाया होगा तो उसका प्रीमियम। तो 15,000 बिजनेस के एक्सपेंस है। फिर लिखा हुआ है एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस। बैलेंस मतलब 55 माइनस 40, 15,000। ये जो 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसका कवरेज, इसका कवरेज पीरियड कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2022 तक। यानी कितने मंथ्स को कवर कर रही है? तो ये 15 महीना। 15 मंथ्स। और अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 12। मंथ्स। अपना ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2022। और ये इंश्योरेंस कब तक कवर करके रखा हुआ है? 30 जून 2022। यानी 3 मंथ्स का प्रीपेड है। 3 मंथ्स का प्रीपेड है। तो 3 मंथ्स का प्रीपेड कैसे निकालोगे? 15,000 15 मंथ्स के, तो 3 मंथ्स का 3,000। सो 3 मंथ्स का 3,000, सो 3,000 इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्सपेंस से लेस करते हैं एंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में आता है। यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर रहे हैं? टू इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में 55,000 लेस 3000। टू इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में 55,000 लेस ड्रॉइंग्स 40,000 करके इनर कॉलम का सब टोटल 15,000 आया, उसमें से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 करके फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में 12,000। क्लियर है? यस। है ना? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट्स दो दो जगह आपने कर लिए। हो गया? अभी ट्रायल बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैक, बैलेंस शीट एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स डिस्कस हो गया। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर एंड फिक्चर्स डिस्कस्ड, ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, ये भी हो चुका है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। और वो स्टील टेबल वाला एडजस्टमेंट भी होगा। मोटर कार डन। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लायबिलिटी प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाना है, डिस्कस हो गया। परचेजेस में से लेस परचेजेस रिटर्न, सेल्स में से सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सैलरीज, रेंट फॉर गो डाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे पीएल के डेबिट। डिस्काउंट रिसीव पीएल क्रेडिट, क्रेडिट ऑन परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, ये सेल के लिए है, तो ये पीएल के डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड होता तो
ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड है तो पीएल डेबिट। ड्राइंग्स, कैपिटल सेलेक्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस, ये सब पीएल डेबिट। बैड डेट के लिए प्रोविजन अकाउंट में इसको राइट ऑफ कर देंगे। बैंक चार्जेस पीएल डेबिट, मोटर कार एक्सपेंसेस पीएल डेबिट, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, ये सोनू। यस। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 13 में आ जाओ। रेडी? इलस्ट्रेशन 13 में क्या करना है? प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 and a balance sheet as on that date. Also show the rectification entries। यानी इस क्वेश्चन में अपने को फाइनल अकाउंट्स के साथ कुछ एरर्स के रिस्पेक्ट में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पास करके देना है। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के लिए, एंड देन फाइनल अकाउंट्स के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो वही सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट। चलो रेडी? परचेजेस इंक्लूड, परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575। आगे मत पढ़ो। परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575, यानी परचेजेस अकाउंट में 2575 का सेल्स रिटर्न भी इंक्लूडेड है। ये कैसे क्यों हुआ? देखो, परचेजेस जब करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स रिटर्न जब होता है तो अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट करता है। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, बाय मिस्टेक जब सेल्स रिटर्न हुआ तो उसको परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इसलिए बोला है परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ ₹2575, जो कि गलत है। बिकॉज अपने सेल्स रिटर्न को अलग से सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करते हैं, ना कि उसको परचेजेस में जोड़ देते हैं। अब ये एरर है, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री बताओ। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बिकॉज परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575। तो परचेजेस इंक्लूड यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है सेल्स रिटर्न के अमाउंट से, जबकि डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट को होना चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन के लिए अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे 2575, एंड परचेजेस अकाउंट को करेक्ट करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यस, तो यस। रेक्टिफिकेशन एंट्री तो ये हुआ। अब इसका फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? परचेजेस से अपने 2575 लेस करेंगे, बिकॉज ये परचेजेस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है। तो परचेजेस में से लेस करेंगे 2575, ये सेल्स रिटर्न है,
तो सेल्स रिटर्न को अपने क्या करते हैं, सेल्स में से लेस। यानी ये 2575 परचेजेस में से भी लेस होगा, सेल्स में से भी लेस होगा। परचेजेस में से लेस क्यों हो रहा है, बिकॉज ये परचेजेस में इंक्लूडेड है, जबकि ये परचेजेस नहीं है। क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो परचेजेस में से इसको एक्सक्लूड करेंगे, करने के लिए माइनस करें परचेजेस में से। दूसरा, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है और सेल्स रिटर्न को अपने क्या करते हैं, सेल्स में से लेस। तो फाइनल अकाउंट्स में इसका दो जगह ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस से लेस 2575, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में से लेस 2575, सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न आया तो सेल्स में तो प्लस होना चाहिए। सेल्स रिटर्न है ना ये, यानी बेचा हुआ गुड्स रिटर्न हो चुका है, यानी ये गुड्स बिका ही नहीं, तो इसका सेल हुआ ही नहीं, तो इसलिए सेल्स में से लेस। क्लियर है, राइट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेजेस में से लेस करना है। अब ये सेल्स रिटर्न अकाउंट में आ गया, एंड सेल्स रिटर्न को अपने क्या करते हैं, सेल्स में से लेस। एंड सेल्स इंक्लूड परचेजेस रिटर्न ऑफ 1725। ये क्या हुआ, सेल जब होता है तो अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, एंड परचेजेस रिटर्न के केस में भी परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। दोनों ही केस में गुड्स जो है बिजनेस एंटिटी से बाहर है। इधर में सेल करके कस्टमर को कुछ बेच रहे हैं, तो बिजनेस एंटिटी से बाहर कुछ जा रहा है। परचेजेस रिटर्न करने से कुछ सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो बिजनेस एंटिटी से बाहर जा रहा है। तो सेल के केस में जब सेल होता है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, परचेजेस रिटर्न के केस में परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, परचेज रिटर्न हुआ था 1725 का, तो उसको परचेजेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय सेल्स में डाल दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये 1725 क्या है, परचेजेस रिटर्न, तो इसको परचेजेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। किया क्या उसने, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या एंट्री पास होगा, सेल्स सेल्स अकाउंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट डेबिट, यानी सेल्स में से 1725 को लेस करना है। अब ये परचेजेस रिटर्न अकाउंट में आ गया, एंड परचेजेस रिटर्न को अपने क्या करते हैं, परचेजेस से लेस। सो फाइनल अकाउंट्स में इसका दो जगह ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे कहां पर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स से 1725 को लेस करेंगे, बिकॉज ये परचेज रिटर्न है जो कि सेल्स में इंक्लूडेड है, तो सेल्स में से इसको एक्सक्लूड करने के लिए सेल्स में से लेस 1725। दूसरा, क्योंकि ये परचेजेस रिटर्न है, एंड परचेजेस रिटर्न को अपने परचेजेस से लेस करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस से लेस परचेजेस रिटर्न 1725। आई बात समझ में, यस। ओके। गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजम्पशन, एक्स वाई जेड है कौन, प्रोप्राइटर, ठीक है। 3500 इंक्लूडेड इन परचेजेस, मतलब प्रोप्राइटर ने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए 3500 का गुड्स को विड्रॉ कर लिया है, जो कि परचेजेस में इंक्लूडेड था। तो क्या करना है, इसको परचेजेस से लेस लेस और ड्राइंग्स में ऐड। ऐड। तो इसके लिए क्या एंट्री पास हो जाएगा बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस परचेजेस अकाउंट।
सो परचेजेस में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस से लेस 3,500, एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल से ड्राइंग्स, बाकी कोई ड्राइंग्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 8,000 ये रहा। सो 8,000 का ड्राइंग्स पहले से ट्रायल बैलेंस में है, एंड इधर में 3,500 का ड्राइंग्स और हुआ, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो रहा है 11,500। यानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल से लेस ड्राइंग्स 11,500 करेंगे। क्लियर है? wages paid in the month of April for installation of plant and machinery। अपने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो सीधा प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट में ऐड करते हैं। कॉस्ट में ऐड करना मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी एसेट इंक्रीज डेबिट, तो डेबिट कौन सा अकाउंट करता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बट हुआ क्या, अकाउंटेंट ने इसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया, यानी वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, प्लांट मशीनरी अकाउंट को। द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो वेजेस में से लेस 450 एंड प्लांट एंड मशीनरी में ऐड 450। Free samples distributed for publicity costing rupees 825। Advertisement account debit to purchases, advertisement में 825 and purchases से less 825। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट, create a provision for doubtful debts at the rate of 5% and provision for discount on debtors at the rate of 2.5%। अच्छा, पहले कौन सा प्रोविजन क्रिएट करते हैं, डाउटफुल डेट्स वाला या डिस्काउंट वाला? हाँ, डिस्काउंट वाला। नहीं, हमेशा पहले डाउटफुल डेट्स वाला प्रोविजन क्रिएट करते हैं, बिकॉज पहले डाउट को हटा देते हैं। डाउट को हटाने से क्या मिलता है, क्लैरिटी मिलता है। क्लैरिटी क्या चीज का, कि इतना अमाउंट अपने को डेटा से रिसीव हो जाएगा, एंड अगर वो ड्यू डेट से पहले रिसीव होता है तो बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है। पहले शंका को हटा देते हैं कि जितना डेटर्स मेरे को बैड डेट दे सकता है वो अमाउंट को अपने डेटर्स में से लेस कर देते हैं। तो पहले लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके, जो अमाउंट निकलेगा माइनस करके वो अमाउंट होगा कि डेटर्स से जो अपने को मिलने का उम्मीद है। तो जब डेटर से रुपया मिलता है ड्यू डेट से पहले, तब ना हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। यस और नो? यस। जो पैसा देगा ड्यू डेट से पहले उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को लेस करके वी गेट द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर्स, उस पर अपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज वो अमाउंट जब अपने को ड्यू डेट से पहले रिसीव होगा तो बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर है? यस। देखते हैं डेटर्स कितने का है। ये रहा डेटर्स 1,20,000। सो 1,20,000 पर सबसे पहले 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना रहा है, 1,20,000 का 5% 6,000। सो 6,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, 6,000 is the closing balance on provision for doubtful debts। तो बैलेंस शीट में अपन क्या कर रहे हैं, एसेट के साइड में डेटर्स 1,20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 करके इनर कॉलम में 1,14,000। ये अमाउंट बिजनेस को उम्मीद है कि डेटर से रियलाइज होगा, एंड अगर ये ड्यू डेट से पहले रियलाइज होता है, रिसीव हो जाता है, तो बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो इसी अमाउंट के ऊपर बिजनेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करेगा एट द रेट ऑफ 2.5%। क्लियर? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस 6,000 का है। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200।
ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन का अमाउंट दिया हुआ होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस यानी ओल्ड प्रोविजन। एंड हमने जो 6,000 कैलकुलेट किया वो क्लोजिंग बैलेंस यानी न्यू प्रोविजन। बैड डेट्स है, हाँ है, 1,100। तो जब ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अवेलेबल है, तो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना बनता है। पड़ेगा। तो बाई बैलेंस बी बाई डी बताओ कितना अमाउंट लिखूं? ओपनिंग बैलेंस 3,200। 3,200। क्लोजिंग बैलेंस ये 6,000। 6,000। बैड डेट्स 1,100। 1,100। तो पीएल में कितना प्रोविजन क्रिएट होगा? 7,100 माइनस 3,200। कितना आ रहा है? 3,900, है ना? बिकॉज 6,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, 1,100 का बैड डेट का लॉस हो चुका है, यानी प्रोविजन में जरूरत 7,100 का है। और है कितना? 3,200। यानी 3,900 का प्रोविजन और क्रिएट करना है पीएल के डेबिट। क्लियर? यस। ओके। सो पीएल के डेबिट साइड में टू प्रोविजन, 2,800 प्लस 1,100 कितना? 3,900। इन लोगों ने बैड डेट को अलग से पीएल में डेबिट किया और फिर प्रोविजन का न्यू माइनस ओल्ड करके किया। ठीक है, कोई कोई समय ऐसा किया कोई कोई समय जैसा हमने लेजर अकाउंट बनाकर किया वैसा किया। तो अपने एक ही चीज को फिक्स करके चल रहे हैं, अपने को लेजर अकाउंट बनाकर फाइनल अमाउंट जो पीएल में डेबिट करना है वो निकालकर पीएल में डेबिट कर देंगे। करेक्ट? अपने एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं इन लोग, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है। सो यस। ये 3,200 हमने ट्रायल बैलेंस से निकाला था, तो इसका एक जगह ट्रीटमेंट प्रोविजन अकाउंट में आकर हो गया। बैड डेट भी अपने ट्रायल बैलेंस में से निकाले थे, तो इसका एक जगह ट्रीटमेंट प्रोविजन अकाउंट में आकर हो गया। 6,000 एडिशनल फॉर्मेशन से 5% करके निकाला था, तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में से लेस एंड प्रोविजन अकाउंट में टू बैलेंस सी बाई डी। 6,000 दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। 3,900 का दो जगह ट्रीटमेंट, एक प्रोविजन अकाउंट में 3,900 एंड दूसरा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन 3,900। क्लियर है? यस। राइट, हो गया। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5% का क्रिएट करना है, वो किस पर होगा? 1,14,000 पर। सो 1,14,000 का 2.5% करो इंटू 2.5%, 2,850, यानी 2,850 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस रखना है। और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,375 दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है। यानी पहले से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,375 है, और क्लोजिंग डेट में कितना रखना है? 2,850। यानी प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा ना, बिकॉज पहले से सिर्फ 1,375 ही है। और चाहिए कितना क्लोजिंग डेट में? 2,850। 2,850। तो कितना का प्रोविजन और क्रिएट करना है? 1,475। ठीक है। न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, 2,850 न्यू प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन 1,375, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करके सीधा पीएल के डेबिट साइड में 1,475। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है क्या? डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है? नहीं। नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया होता, तब जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है वैसे अपने को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाना पड़ता। सो ओपनिंग बैलेंस आता बाई साइड में, क्लोजिंग बैलेंस आता टू साइड में, डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट आता टू साइड में, जैसे बैड डेट का अमाउंट आया टू साइड में वैसे डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट आता टू साइड में। एंड देन फिर बैलेंसिंग फिगर बाय पीएल करके निकालते हैं। क्लियर?
अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो इस कैलकुलेशन एकदम सिंपल है कि पहले से प्रोविजन 1375 है, नया में प्रोविजन 2850 का चाहिए, तो 1475 का प्रोविजन और क्रिएट करना है, जो कि पीएल को डेबिट करके करते हैं। तो पीएल के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू प्रोविजन 2850 लेस ओल्ड प्रोविजन, एग्जिस्टिंग प्रोविजन 1375 करके आउटर कॉलम में 1475। अब बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में 1,14,000 माइनस 2850, 1,11,150। ओके, डन। यस। 6 में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्लांट एंड मशीनरी पर 15% के हिसाब से, फर्नीचर पर 10% के हिसाब से ये हो जाएगा। यस। पीएल के डेबिट साइड में आएगा एंड रिस्पेक्टिव एसेट से डिप्रिसिएशन का अमाउंट को बैलेंस शीट में लेस करके दिखाएंगे। देन एडजस्टमेंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में 80,000 का है। इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी बिजनेस ने अपना स्टॉक हाइपोथिकेट कर दिया है टू गेट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कितना है? 80,000 है ना? यस। 80,000 बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2022 80,000 का है, हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। यानी जो स्टॉक हमने हाइपोथिकेट किया उसके वैल्यू का 80%, यानी 20% एज डिडक्ट। मार्जिन डिडक्ट करके, 20% का मार्जिन डिडक्ट कर लिया। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू मतलब क्या? ये जो 20% का मार्जिन डिडक्ट करने के बाद 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो जैसे सपोज स्टॉक का रियल वैल्यू से 100 रुपीज पकड़ते हैं, 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक मतलब क्या? 20% मार्जिन को डिडक्ट किया आपने, करके देखो ऐसे आया। यस। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, यानी 20% को माइनस करके कितना आया? 80। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू करके कितना है? 80। 80% ऑफ द सेम, यानी 80% ऑफ 80 has been allowed to draw as an overdraft. सो 20% का मार्जिनल वैल्यू एडजस्ट करके जो अमाउंट आया उसका 80%, 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। तो इसका 80% कितना हुआ? 64। 64। तो 64 का बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउ किया। तो स्टॉक का दाम जिधर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए के स्टॉक के अगेंस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना का मिला? 64 रुपीज का। कैसे? स्टॉक का रियल वैल्यू 100 रुपए का है, 20% का मार्जिन डिडक्ट करके 80 आया। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम, यानी ये जो 80 आया उसका 80%, 64 हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। यानी जिधर स्टॉक का वैल्यू 100 रुपए का है, वो 100 रुपए के स्टॉक के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी 64 का मिला। तो बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर 80,000 का है तो स्टॉक का रियल वैल्यू कितना का होना चाहिए? कितना का होगा जिससे कि बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का मिला?
कैसे निकालोगे? 80,000/64 इंटू 100 करके कितना आ रहा है? 1,25,000। ये मेरा स्टॉक का रियल वैल्यू है। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का है, तो 80,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट लेने के लिए स्टॉक का रियल वैल्यू कितना होना चाहिए? स्टॉक का वैल्यू कितना होगा एज ऑन दिस डेट 31 मार्च 2022? 1,25,000। 1,25,000 ये मेरा 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है। बिकॉज 80,000 का अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, तो एज ऑन 31 मार्च 2022 स्टॉक का रियल वैल्यू शुड बी 1,25,000, जिसके अगेंस्ट 80,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट मिला है। तो 31 मार्च 2022 को स्टॉक का अमाउंट इज 1,25,000 विच इज क्लोजिंग स्टॉक। ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000, बैलेंस शीट के एसेट्स के साइड में क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। ओके। अब यस। नेक्स्ट, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट दो दो जगह हो गया। अब ट्रायल बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तुमको पता है। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स। बैड डेट्स रिकवर्ड बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड इनकम। इसका प्रोविजन अकाउंट में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड एकदम सेपरेट है। बैड डेट्स रिकवर्ड को प्रोविजन अकाउंट में नहीं डाल देना है, कहीं पर नहीं आएगा ये, समझ में आया ना? प्रोविजन अकाउंट में कहीं पर नहीं आएगा ये। कहाँ जाएगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड इनकम है बोलकर, क्रेडिट से। रिकवरी ऑफ लॉसेस इनकम, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरीज पेबल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, यानी इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, एंट्री पास हो चुका है, तभी ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। तो सैलरीज पेबल इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट है बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब इसका जर्नल लेजर हो हो चुका है, चुका। तभी ये ट्रायल बैलेंस में है। तो इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा, वो कहाँ आएगा? वो बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड। करेक्ट, बिकॉज सैलरीज पेबल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। प्रीपेड रेंट, यानी इसका भी एंट्री जर्नल एंट्री लेजर का काम हो चुका है, तभी ये ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। तो इसका भी एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। प्रीपेड रेंट इज एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो समझ में आया ना? तो इसका मतलब अपने को प्रीपेड रेंट को रेंट के साथ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सैलरीज पेबल को सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ इसको करेक्ट जगह प्लेस करना है। सैलरीज पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीपेड रेंट एडवांस एक्सपेंस, एसेट बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर? अच्छा, सैलरीज पेबल का एंट्री पास हो चुका है, राइट? ये हमने अग्री किया, तब ये ट्रायल बैलेंस में है। तो मेरे को बताओ सैलरीज पेबल के लिए बिजनेस एंटिटी ने क्या एंट्री पास किया होगा? सैलरीज पेबल मींस व्हाट? करेंट ईयर का सैलरी जिसका पेमेंट नहीं हुआ। और हम लोग अकाउंट्स में अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, डिफॉल्ट। यानी अगर एक्सपेंस करेंट ईयर का है तो उसको करेंट ईयर के एक्सपेंस में ऐड कर देना है। सैलरीज पेबल यानी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? सैलरी का एक्सपेंस इनकर हो चुका है, तो करेंट ईयर के एक्सपेंस में इसको ऐड कर देना है। तो सैलरीज पेबल बुक्स में रिकॉर्ड कैसे हुआ? क्या एंट्री पास हुआ होगा? ये करेंट ईयर का सैलरी एक्सपेंस है, तो इसके लिए क्या एंट्री पास हुआ होगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज पेबल। चीज एकदम सिंपल है। जब सैलरी का पेमेंट कर देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जब सैलरी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, तो एंट्री सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक की जगह आएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सुनो। यस सर। प्रीपेड रेंट के लिए एंट्री क्या होगा? प्रीपेड रेंट करंट ईयर का रेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस को लेस,
तो रेंट से लेस, एक्सपेंस से लेस, डिक्रीज क्रेडिट, और प्रीपेड रेंट एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट, सो प्रीपेड रेंट के लिए एंट्री विल बी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर? प्रीपेड रेंट के यस। लिए एंट्री विल बी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी ये रेंट अकाउंट के साथ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। रेंट अकाउंट इसके लिए क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट मतलब एक्सपेंसेस क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट, सो रेंट में से माइनस ऑलरेडी हो चुका है, तो अलग से और लेस करने का जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी रेंट में से लेस हो चुका है। एंट्री पास हो चुका है इसका। क्या? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड पीएल अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन पीएल अकाउंट डेबिट साइड, एंड बाकी सब अपना डन है, हो जाएगा, राइट? यस। क्लियर? सो इलस्ट्रेशन 13 हो गया डिस्कस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14, मैंने बोला था कि घर में एक बार खुद से देख लेना। तो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर का सारा इलस्ट्रेशन अपना हो गया है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इलस्ट्रेशंस के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बिकॉज कुछ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लास में डिस्कस करेंगे। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है? 5। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बहुत ही सिंपल है। सिंपल से एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड इसके नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, और अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना, जो कि अपने आराम से कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 मेरा होम टास्क है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 में मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना है। मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका मेरे को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 दिया हुआ है, और अपने को मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर में, नीचे में पीएल अकाउंट। अच्छा, ये जो 60 लाख है वो इधर में सेम। जी का अमाउंट क्या होगा बोलो? 60 लाख। ये सोनो। यस। कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2 लाख रुपए का, एंड कमीशन का परसेंटेज कितना है? 10%। तो कमीशन इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन का एक्सपेंस को माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया उस पर 10% का कमीशन, 2 लाख रुपया। यानी कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एक्सपेंस। कमीशन कितना है? 2 लाख रुपया, विच इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको अपने फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन? 2 लाख बाई 10%, कितना आ रहा है? 20 लाख। यानी कमीशन का एक्सपेंस माइनस करने से पहले, बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना था? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। तो बताओ कमीशन कितना है? 2 लाख, एंड कमीशन से पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख। सो आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा? 18 लाख। 18 लाख। तो एक अमाउंट 18 लाख है। तो डेबिट साइड, पीएल के डेबिट साइड में और क्या बचा? सेलिंग एक्सपेंसेस। कैसे निकालोगे? ये 60,000 सिक्स माइनस 18,000 माइनस टू, सॉरी, 60 लाख माइनस 18 लाख माइनस 2 लाख माइनस 13 लाख माइनस 26 लाख करके सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट निकल जाएगा। बोलो कितना आ रहा है?
60 लाख माइनस 18 लाख माइनस 2 लाख माइनस 13 लाख माइनस 26 लाख कितना आ रहा है? सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है मेरा 1 लाख। तो सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा 1 लाख है। ये सोनो। यस। और क्या दिया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स। यानी ये जो 1 लाख का सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये टोटल सेल्स का 1% है। टोटल सेल का 1% 1 लाख है। तो टोटल सेल का 100% 100 लाख होगा। यानी सेल्स का अमाउंट 100 लाख, 1 करोड़। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 45 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख। उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलो 5 लाख का आ जाएगा, बिकॉज टोटल 60 लाख है। मिसलेनियस इनकम, सॉरी, इनकम विल बी 5 लाख बिकॉज टोटल 60 लाख है। क्लियर है? यस। क्वेश्चन 4। Mr. Kotriwal is engaged in business of selling magazines. Several of his customers pay in advance for subscribing his magazines. कोतरीवाल का बिजनेस क्या है? मैगजीन्स बेचता है वो। एंड उसके बहुत सारे कस्टमर्स एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, क्योंकि कोतरीवाल का इनकम है। Information related to year ended 31st March 2022 has been given below. 1 अप्रैल 2021 को क्या पोजीशन है? 2 लाख रुपए का एडवांस मिल के रखा हुआ है कस्टमर से, जिसमें से 1.5 लाख रुपए का एडवांस 21-22 करेंट ईयर का है। बाकी 50,000 नेक्स्ट ईयर 22-23 का है। तो 1 अप्रैल 2021 यानी ओपनिंग डेट को 2 लाख रुपए का एडवांस पहले से मिल के रखा हुआ है। 2 लाख में से 1.5 लाख रुपया का एडवांस करेंट ईयर के लिए है। बाकी 50,000 उसके नेक्स्ट ईयर 22-23 के लिए है। तो 1.5 लाख का जो एडवांस करेंट ईयर के लिए है, वो करेंट ईयर का इनकम, बिकॉज करेंट ईयर के लिए एडवांस मिलकर रखा हुआ है, तो करेंट ईयर में तो उसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो करेंट ईयर के इनकम में ये सोनो। यस। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 करेंट ईयर ही मेड कैश सेल्स। कैश सेल्स 5 लाख है, यानी तुरंत कैश लेकर सेल किया। तो करेंट ईयर का इनकम कितना हो जाएगा बोलो? 5 लाख का तो कैश सेल लेंगे ही लेंगे, और डेढ़ साथ, लाख का वो। और 1.5 लाख जो करेंट ईयर के लिए पहले से रिसीव हो रखा था। तो 6.5 लाख का करेंट ईयर का इनकम है। फिर क्या बोले? टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी रुपया जो रिसीव है, कैश। इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स इज 1,70,000। सोचो, 1,20,000 और मिला है। 1,20,000 का एडवांस और मिला है। 1,20,000 का एडवांस और मिला है, यानी टोटल कैश रिसीव्ड कितना हो गया? 5 लाख का जो कैश सेल किया था वो, एंड 1,20,000 का एडवांस जो और मिला वो। तो टोटल मनी रिसीव्ड इज 5 लाख प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू रुपीज 6,20,000, है ना? यस। बिकॉज नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस 50,000 पहले से रिसीव लास्ट ईयर ही हो चुका था, और हम अपनी क्लोजिंग डेट में 1,70,000 का एडवांस देख पा रहे हैं, यानी 1,20,000 का एडवांस और मिला है। तो 5 लाख के साथ 1,20,000 ऐड करके टोटल मनी रिसीव्ड है 6,20,000। क्लियर है? यस।
ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 बचा हुआ है, राइट? यस सर। ओके। Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with final accounts. Final accounts में केवल दो practical questions बच गया था, which is practical question 1 and practical question 2. इसको अभी अपने क्लास में सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड from the books of Ganguly, prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2022 after making the necessary adjustments. तो अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एज एट 31st मार्च 2022। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हमें दिए हुए हैं और नीचे में एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। Value of stock as on 31st March 2022 is rupees 3,93,000. This is what? Closing stock. 31st March 2022 is closing date. So value of stock on 31st March 2022 is closing stock rupees 3,93,000. इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के असेट के साइड में क्लोजिंग स्टॉक। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न्ड by customers on 31st March 2022 to the value of rupees 15,000 for which no entry has been passed in the books. तो हुआ क्या? This includes, यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, this includes goods returned by customers on 31st March 2022 to the value of rupees 15,000। यानी 31st मार्च 2022 क्लोजिंग डेट में ही 15,000 का गुड्स कस्टमर ने रिटर्न किया। ये सेल्स रिटर्न है। कस्टमर ने 15,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न क्लोजिंग डेट में। तो क्लोजिंग डेट में जब ये गुड्स रिटर्न हुआ तो इसको स्टॉक में रखोगे ना, और क्या रखोगे? क्लोजिंग डेट में ये रिटर्न हुआ, गुड्स रिटर्न हुआ, तो उसको स्टॉक में रखोगे। कौन से डेट का स्टॉक में आ जाएगा? क्लोजिंग डेट के स्टॉक में आ जाएगा। तो क्लोजिंग डेट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 3,93,000, दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स ऑन 31st मार्च 2022 टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000। तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में ही, क्लोजिंग स्टॉक में रखना है तो क्लोजिंग स्टॉक में ही आएगा ना, बिकॉज ये तो यस सर। रिटर्न होकर आ चुका है। तो इसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत कहां पर हुआ? नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। ये ट्रांजैक्शन किस चीज का है? सेल्स रिटर्न का है। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री बुक्स में पास नहीं हुआ। सिर्फ एंट्री बुक्स में पास नहीं हुआ, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अदरवाइज जब स्टॉक रिटर्न होता है तो उसको अपने स्टॉक में ही रखते हैं। गुड्स जब रिटर्न होता है तो उसको स्टॉक में रखते हैं, तो ये स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है कि सेल्स रिटर्न का एंट्री पास नहीं हुआ बुक्स में। तो सेल्स रिटर्न के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स मतलब डेटर्स से 15,000 को लेस, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ने जब गुड्स को रिटर्न कर दिया तो उसका बैलेंस हमारे बुक्स में कम, लेस, डिक्रीज हो जाएगा।
सो इसका फाइनल अकाउंट्स में दो जगह ट्रीटमेंट बता दो। 15,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है, ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न पहले से कितना दिया हुआ है? 43,000। यानी टोटल सेल्स रिटर्न 43,000 प्लस 15,000 कितना हुआ? 58,000। ट्रायल बैलेंस में पहले से सेल्स रिटर्न 43,000 का दिया हुआ है। अभी एडजस्टमेंट्स में 15,000 का सेल्स रिटर्न हुआ था क्लोजिंग डेट में, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको रिकॉर्ड एंट्री पास करने के बाद सेल्स रिटर्न में 15,000 और ऐड हो जाएगा। यानी सेल्स रिटर्न अब कितना हो जाएगा? 43,000 प्लस 15,000, 58,000। तो 58,000 का सेल्स रिटर्न को अपने क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स 14,48,000 में से लेस सेल्स रिटर्न 58,000 करेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में डेटर से लेस 15,000 सेल्स रिटर्न। बिकॉज जब कस्टमर सेल्स रिटर्न करता है तो उसका बैलेंस हमारे बुक्स में कम हो जाता है, तो डेटर से लेस 15,000। क्लियर? अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। गुड्स अगर क्लोजिंग डेट में रिटर्न हुआ है तो उसको स्टॉक में ही रखेंगे, तो स्टॉक में इंक्लूडेड है वो, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो 3,93,000 का क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000 एंड बैलेंस शीट के सेट साइड स्टॉक इन ट्रेड 3,93,000। 15,000 का दो जगह ट्रीटमेंट बता दो। सेल्स रिटर्न में 15,000 ऐड होके वो सेल्स से लेस हो जाएगा, एंड बैलेंस शीट के सेट के साइड में डेटा से लेस 15,000 कर देंगे। क्लियर है? यस। परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड, ये तो बहुत इजी है। परचेजेस से अपने 10,000 को बताओ, लेस करें। लेस कर देंगे, बिकॉज दिस इज परचेज ऑफ फर्नीचर नॉट परचेज ऑफ गुड्स। सो फर्नीचर परचेज हुआ तो वो परचेजेस में इंक्लूड हो चुका है, तो उसको परचेजेस में से हटाना है लेस करके। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस में से लेस परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 को माइनस कर देंगे। एंड इसका दूसरा ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट इसका कहां पर होगा? बैलेंस शीट के असेट के साइड में फर्नीचर के साथ प्लस या ऐड माइनस? ऐड हो ऐड। जाओ। ऐड 10,000 बिकॉज फर्नीचर परचेज हुआ है। सो बैलेंस शीट में असेट के साइड फर्नीचर के साथ 10,000 को ऐड कर देंगे। ये फर्नीचर परचेज कब हुआ? 1 जनवरी 2022। ठीक है, फर्नीचर परचेज कब हुआ? 1 जनवरी 2022। एंड ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2022। यानी ये वाला फर्नीचर करेंट ईयर में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? 3 3 मंथ्स। मंथ्स। जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो इस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फर्नीचर है कितना ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है? 9,000 ऑन 1/4/2021। यानी ओपनिंग डेट से फर्नीचर 9,000 का है, तो 9,000 पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन एंड 10,000 पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में फर्नीचर इनर कॉलम में 9,000 एड परचेज ऑफ फर्नीचर इनर कॉलम में 10,000 करके इनर कॉलम में सब टोटल 19,000, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 9,000 के ओपनिंग बैलेंस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन एंड 10,000 पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लेस कर देंगे, करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट WDV। एंड देन इसका दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया कैसे? 9,000 पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, 10,000 पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम। ठीक है,
Then 4, the loan account from Dena Bank in the books of Ganguly appears as follows. लोन फ्रॉम देना बैंक ट्रायल बैलेंस में कितना दिखाई दे रहा है? 1 लाख, ब्रैकेट्स में इंटरेस्ट का रेट 12% दिया हुआ है। अब लोन फ्रॉम देना बैंक का अकाउंट अपने को दे दिया है एडजस्टमेंट्स में। क्या पता चल रहा है अकाउंट में से? 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग डेट को बाई बैलेंस बी बाई डी 50,000, बाई बैलेंस बी बाई डी 50,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। एंड देन इसके नीचे 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 ये क्लोजिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट को देखो, बाई बैंक 50,000, क्लोजिंग डेट को बाई बैंक 50,000। बाई बैंक 50,000 का मतलब क्या है? कि पैसा और 30, लिया है। यस, 50,000 का लोन और लिया है। कब? 31 मार्च 2022 को, यानी क्लोजिंग डेट में ही 50,000 का लोन और लिया है। क्या एंट्री पास हुआ उसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम देना बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम देना बैंक, 50,000 का लोन और लिया है ईयर के एंड क्लोजिंग डेट में 31 मार्च 2022 को। तभी ना जाकर क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी 1 लाख का आया। यानी इससे अपने क्या इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे? ये जो 50,000 का लोन ओपनिंग डेट से है, ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग था, तो 50,000 के ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन जो पूरे साल आउटस्टैंडिंग था, उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट 50,000 का 12% इंटरेस्ट का रेट 12% है। 50,000 का 12% निकालो, कितना आ रहा है? 6,000। 6,000। तो 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये जो ईयर के एंड में और 50,000 का लोन लिया है, करेंट ईयर के एंड में क्लोजिंग डेट में 50,000 का लोन जो और लिया है, ये तो क्लोजिंग डेट में लिया है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट बनेगा क्या? नहीं। नहीं, बिकॉज वो तो क्लोजिंग डेट में ही लोन लिया, एंड जैसे ही लोन लिया ईयर एंड हो गया, तो इस पर कोई इंटरेस्ट करेंट ईयर में नहीं बनता। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल अमाउंट इज 6,000 रुपीज। ठीक है, राइट, ओके। इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड 4,500, एडजस्टमेंट्स में .6 में इंटरेस्ट पेड जो ट्रायल बैलेंस में 4,500 दिया हुआ है, इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। यानी 4,500 का जो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में है, वो पूरा इंटरेस्ट टू देना बैंक नहीं है। 4,500 में से केवल 3,000 इज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक। लोन का इंटरेस्ट केवल 3,000 का पे हुआ है। तो सर बाकी 1,500, 4,500 माइनस 3,000, बाकी 1,500 कोई और चीज का इंटरेस्ट होगा। वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, कोई और चीज का इंटरेस्ट होगा, वो नॉर्मल एक्सपेंस है। बट मुद्दा क्या, मुद्दा ये है कि लोन पर इंटरेस्ट केवल 3,000 जितना पेमेंट हुआ, जबकि इंटरेस्ट बनता कितना है? 6,000। 6,000 का इंटरेस्ट होता है साल का, जिसमें से केवल 3,000 का इंटरेस्ट हैज बीन पेड टू देना बैंक ऑन लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक। तो बाकी 3,000 बोलो आउटस्टैंडिंग है। तो 3,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करते हैं? ऐड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट इनर कॉलम में 4,500, टू इंटरेस्ट इनर कॉलम में 4,500, 4,500 में से 3,000 इंटरेस्ट
पेड टू देना बैंक है, एंड बाकी 1500 किसी और चीज पर इंटरेस्ट पेड है, तो दोनों को ही लेना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट पेड 4500 एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000 करके टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा 7500 आएगा आउटर कॉलम में। देना बैंक से जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट 6000 का होता है, उसमें से केवल 3000 हैज बीन पेड टू देना बैंक, तो बाकी 3000 आउटस्टैंडिंग, तो इंटरेस्ट के खर्चे के साथ उसको ऐड कर दिए पीएल के डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट का टोटल खर्चा पीएल के डेबिट साइड में 4500 प्लस 3000 7500, एंड बाकी 3000 का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भी है, तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट लाइबिलिटी के है। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक 3000 एंड साथ ही ये लोन 1 लाख का भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, 1 लाख का लोन भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, राइट। Sundry debtors include rupees 20,000 due from Robert, and sundry creditors include rupees 10,000 due to him. यानी रॉबर्ट जो है वो बिजनेस के लिए डेटर्स भी है, क्रेडिटर्स भी है। रॉबर्ट बिजनेस के लिए डेटर्स कितने का है 20,000, एंड क्रेडिटर्स कितने का है 10,000। इसको यानी माइनस बिजनेस करके लिख सकते हैं। कितना माइनस करोगे, लोअर अमाउंट। 20 - 10 करेंगे तो 10,000 लिख सकते हैं, डेटर है। करेक्ट। हम लोग को क्या करना है, जब भी इस तरीके से म्यूचुअल ओइंग्स होता है, यानी एक ही पर्सन बिजनेस के लिए डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो हम लोग डेटर और क्रेडिटर दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उसको माइनस करते हैं। रॉबर्ट डेटर्स कितने का है 20,000, क्रेडिटर्स कितने का है 10,000। 20,000 10,000 में से लोअर अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 को अपने सन्डी डेटर्स में से लेस करेंगे, एंड 10,000 को अपने सन्डी क्रेडिटर्स में से भी लेस करेंगे। वेरी लॉजिकल, बिकॉज डेटर से रॉबर्ट डेटर्स में 20,000 का है, यानी बिजनेस को रॉबर्ट से 20,000 पाना है, एंड रॉबर्ट सन्डी क्रेडिटर्स में 10,000 जितना है, यानी बिजनेस को 10,000 देना है, तो नेट में बिजनेस को रॉबर्ट से 10,000 पाना है। 20 माइनस 10 इज 10, यानी रॉबर्ट अल्टीमेटली नेट अमाउंट से बिजनेस का डेटर्स है। 10,000 से रॉबर्ट बिजनेस का डेटर्स हुआ, तो इसको इफेक्ट कैसे देना है बुक्स में, हम लोग डेटर्स में से 10,000 लेस कर देंगे। डेटर्स में रॉबर्ट 20,000 का, उसमें से 10,000 लेस करने से डेटर्स में रॉबर्ट के नाम का 10,000 बचेगा, एंड क्रेडिटर्स में से भी 10,000 लेस करेंगे तो क्रेडिटर्स में से रॉबर्ट का नाम हट जाएगा। तो बुक्स में रॉबर्ट केवल डेटर्स के लिस्ट में रहेगा विथ नेट अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। इसका इफेक्ट बुक्स में कैसे दोगे, डेटर्स में से 10,000 क्रेडिटर्स में से 10,000 को लेस करके। इसके लिए एंट्री क्या पास होगा बुक्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में से 10,000 को लेस करेंगे। इसका फंडा कैसे याद रखोगे, जब एक ही पर्सन बिजनेस के लिए डेटर क्रेडिटर दोनों है, तो जो लोअर अमाउंट है उसको डेटर क्रेडिटर दोनों में से लेस कर देंगे। क्लियर है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में कितना दिखाई दे रहा है, ये रहा 7250, इंटरेस्ट रिसीव 7250 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में 7250 है। represents 10,000 from sundry debtors due to delay on their part,
यानी जरूर सन्डी डेटर्स ने ड्यू डेट के बाद पेमेंट लेट से किया था, तो बिजनेस ने डेटर से इंटरेस्ट चार्ज किया, डेटर से इंटरेस्ट लिया बिजनेस ने लेट पेमेंट के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए इनकम। तो 7,250 में से 1,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड इज फ्रॉम द डेटर्स। तो बाकी बैलेंस 6250, 7250 माइनस 1,6250 इज ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। चलो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स कितना है, डिपॉजिट्स कितना है। इन्वेस्टमेंट्स है 25,000 का। कब हुआ ये, कब से है ये? एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 25,000। यानी उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 25,000 पर 5% कैलकुलेट करो, वन टू बारह फाइव सौ जीरो पचास एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स तो ले लिया। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स एट 10% एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये भी ओपनिंग डेट से 1.5 लाख रुपए का है, और उस पर इंटरेस्ट का रेट 10%। 1.5 लाख का 10% 15,000। सो डिपॉजिट्स पर हमारा इंटरेस्ट होता है 15,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स पर 1,250। सो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों से मिलाकर 16,250। 16,250, डिपॉजिट से 15,000, इन्वेस्टमेंट से 1,250, तो दोनों से मिलाकर 16,250। अब इसमें दिया हुआ क्या कि बैलेंस, बैलेंस इंटरेस्ट रिसीव 6250 इज ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। जबकि हमने अभी क्या कैलकुलेट किया कि इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स दोनों से मिलाकर टोटल इंटरेस्ट 16,250 का साल का बनता है, जिसमें से 6,250 का इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड टोटल में 7,250 है, जिसमें से 1,000 का इंटरेस्ट डेटर से रिसीव हुआ है, उनके तरफ से लेट पेमेंट हुआ था, एंड बाकी 6,250 इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स पर है, रिसीव हुआ है। फिर हमने कैलकुलेट किया कि इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स पर पूरे साल का इंटरेस्ट 16,250 होता है, जिसमें से केवल 6,250 ही रिसीव हुआ। तो बाकी 10,000 का इंटरेस्ट, बाकी 10,000 का इंटरेस्ट इज टू बी रिसीव्ड, अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपीज का है। इसका ट्रीटमेंट कैसे कहां पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250, टोटल इंटरेस्ट रिसीव 7,250 है। 1,000 रुपया डेटर से, 6,250 इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स पर। सो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड इनर कॉलम में 7,250, देन ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, टोटल में 10,000 करके ऐड कर दो। आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? 17,250। अब ये 10,000 अक्रूड इंटरेस्ट इनकम इज एन एसेट, तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपीज। क्लियर है? यस। वही बोला है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक। पेबल मतलब जितना अक्रूड इंटरेस्ट है। देना बैंक से क्या लिया था? लोन ना। यस। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 का कैलकुलेट किया था, याद करो, ये रहा इधर में। एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, यानी अपने को इंटरेस्ट पेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल दोनों का इफेक्ट देना है। तो देना बैंक अपने पॉइंट नंबर 6 में दिए थे, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स पर अपने पॉइंट नंबर 7 में दिए थे। वही करने के लिए अलग से पॉइंट नंबर 8 में बोला गया है, जो कि हमने ऑलरेडी 6 एंड 7 में कर दिया है। क्लियर?
यस। अभी मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर्स। पहले तो डेटर्स का करेक्ट बैलेंस निकालना है, बिकॉज डेटर्स के साथ दो एडजस्टमेंट्स हुए। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने का है? 1,20,000। अभी एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले 15,000 का सेल्स रिटर्न वाला अमाउंट डेटर से लेस हुआ, तो 1,20,000 माइनस 15,000। देन रॉबर्ट के रेस्पेक्ट में डेटर स्टेटस दोनों से 10,000 अपने को लेस करना था, म्यूचुअल सेट ऑफ। सो डेटर से 10,000 लेस होगा, तो डेटर से कितना लेस हुआ? 15,000 का सेल्स रिटर्न है, 10,000 म्यूचुअल सेट ऑफ फॉर रॉबर्ट। तो डेटर्स का क्लोजिंग डेट का बैलेंस कितना आ रहा है आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स? 95,000 आ रहे हैं। 95,000 आ रहे हैं, तो 95,000 पर अपने को 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। कितना बन जा रहा है? 95,000 का 5% है 4750। सो 4750 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या पहले से कोई प्रोविजन प्रोविजन है? आंसर नो। इज नो। नो। अपने को ये फ्रेश नया प्रोविजन 4750 क्रिएट करना है। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4750, एंड देन डेटर्स में से लेस 4750 करके आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट के असेट के साइड में। क्लियर? नो सच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड फॉर डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट्स के लिए सच कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है, तो हमने किया भी नहीं। तो एडजस्टमेंट्स 1 to 9 डिस्कस हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में देखो, कैपिटल अकाउंट वी नो व्हाट टू डू। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट, सैलरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, इंटरेस्ट पेड। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश विद ट्रेडर्स बैंक। दिस इज कैश एट बैंक। ये बैंक का नाम है ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड। जैसे HDFC ICICI है ना, वैसे ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड कैश एट बैंक है। बैलेंस शीट असेट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर हो गया डिस्काउंट अलाउड PL डेबिट साइड। ये जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम से सारे PL के डेबिट साइड में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड। डिपॉजिट्स बैलेंस शीट एसेट साइड। ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस। क्लियर है? हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। यस। अभी एक और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा हुआ है, विच इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। सेन गुप्ता एंड कंपनी employs a team of 8 workers, ठीक है, who were paid ₹30,000 per month each, यानी हर एक वर्कर को 30,000 महीना का मिलता था। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, ये 31 मार्च 2021 की कहानी है कि बिजनेस में 8 वर्कर्स हैं जिनको 30,000 महीना का मिलता था टिल 31 मार्च 2021। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी ये नेक्स्ट ईयर जो कि हमारा करेंट ईयर है, 21-22 यानी इसके नेक्स्ट ईयर जो कि हमारा करेंट ईयर है, द कंपनी रेज्ड सैलरीज बाय 10%। सो 30,000 का 10% इज 3,000। 3,000 सैलरी रेज होकर कितना हो गया? 33,000 पर मंथ ईच, यानी अभी एक महीने का सैलरी, महीना का सैलरी इज 33,000 फॉर ईच वर्कर। ऑन October 1, 2021, यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर में October 1, 2021 को द कंपनी हायर 2 ट्रेनीज जिसका सैलरी कितना है? 21,000 पर मंथ ईच। October 1, 2021 के डेट में
साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है? 6 महीना। अक्टूबर 1 2021 की डेट को साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है? 6 महीना। द वर्कफोर्स मतलब जो 8 वर्कर्स हैं, 2 ट्रेनीज हैं, आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी वन, on the first working day of every month, 1 month in arrears, 1 month in arrears, मतलब the मतलब employees receive their salary for January on the first working day of February. यानी हर एक वर्कर को नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख को सैलरी मिलता है। सो जनवरी का सैलरी कब मिलेगा? 1 फरवरी को। फरवरी का सैलरी कब मिलेगा वर्कर्स को, वर्कर्स एंड ट्रेनीज को? 1 मार्च फर्स्ट को। मार्च मार्च का फर्स्ट अप्रैल। अप्रैल को। ठीक है, मार्च का 1 अप्रैल को। You are required to calculate amount of salaries which would be charged to profit and loss for the year ended 31st March 2022. सो करेंट ईयर का सैलरी एक्सपेंस ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो पॉइंट 1 में अपने को क्या पूछा है? सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज यानी डेबिट करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। हिसाब बिल्कुल क्लियर है। सैलरी एक्सपेंस कितना है? 8 वर्कर्स है, हर एक का सैलरी पर मंथ 33,000, साल में 12 महीना। एंड 2 ट्रेनीज भी अपॉइंट हुए थे जिनका महीना का सैलरी 21,000 है। और ये करेंट ईयर में कितना महीना हो गया इनको? 6। 6 महीना। तो करेंट ईयर का सैलरी एक्सपेंस विल बी, कैलकुलेट करके दो। 31,68,000 प्लस 2,52,000 कितना आ रहा है? 34,20,000 आ रहा है, देखो एक बार। 34,20,000 आ रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अपने सैलरी एक्सपेंस डेबिट करते हैं वो फॉर द ईयर करते हैं अक्रूवल बेसिस में, चाहे उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अक्रूवल बेसिस मतलब पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो करेंट ईयर का सैलरी एक्सपेंस मेरा 34,20,000 है। क्लियर है? यस। देन रोमन 2 में क्या पूछा? अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरीज, पेमेंट कितना का होगा? पेमेंट का हिसाब अगर अपने लगाने जाएंगे तो सैलरी का पेमेंट होता कैसे है? फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को। यानी कि अगर अपने हिसाब लगाने जाए तो करेंट ईयर का तो, जैसे करेंट ईयर, सबसे पहले करेंट ईयर 21-22 स्टार्ट कब से होगा? ये अप्रैल 2021 से। अब सोचो जरा, अप्रैल 2021 के पहले तारीख को मार्च 2021 का सैलरी पेमेंट हुआ होगा। यस। और मार्च 2021 को 8 वर्कर्स थे, एंड मार्च 2021 का तनख्वाह उनका 30,000 महीने का था। ये सोनू, यस। 30,000 महीने का था। तो वो करेंट ईयर अप्रैल 2021 के फर्स्ट को पे हुआ, तो करेंट ईयर के पेमेंट में आ जाएगा। देन अप्रैल का मई का जून में, जून का जुलाई में, इस तरीके से करके करेंट ईयर के लिए, करेंट ईयर के लिए सैलरी बताओ।
करंट ईयर करेंट के लिए सर ये जितना जितना भी आया है, मतलब 34 लाख 20,000 जो आया है, इससे अगर 3,000 इंटू 8 कर देंगे माइनस, मजा नहीं आ रहा है, तो उल्टा पुल्टा बोल रहा है। सर जैसे ये घूम गया नहीं सर, ना। ये जैसे 3,000 एक्स्ट्रा पेड किए हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जो करंट ईयर का है। बहुत कॉम्प्लेक्स में चला गया यार। करेंट ईयर सबसे पहले अप्रैल 1 2021 को प्रीवियस ईयर मार्च 2021 का सैलरी, जिसमें 8 वर्कर्स को 30,000 महीने का मिलता था, तो ये तो पेमेंट हुआ, ये क्लियर है। कितना आ रहा है ये? 2,40,000। अभी अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का 1 अक्टूबर को, अक्टूबर का 1 नवंबर को, नवंबर का 1 दिसंबर को, दिसंबर का 1 जनवरी को, जनवरी का 1 फरवरी को, एंड फरवरी का 1 मार्च को। फरवरी का 1 मार्च को एंड मार्च का नेक्स्ट ईयर का 1 अप्रैल को। यानी करेंट ईयर के लिए तो फरवरी तक का सैलरी ही करेंट ईयर में पे हुआ। करेंट ईयर में तो फरवरी तक का ही सैलरी करेंट ईयर में पे हुआ, ये सोनो। बिकॉज यस। करेंट ईयर में अप्रैल का मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का 1 अगस्त को, अगस्त का 1 सितंबर को, सितंबर का 1 अक्टूबर को, अक्टूबर का 1 नवंबर को, नवंबर का 1 दिसंबर को, दिसंबर का 1 जनवरी को, जनवरी का 1 फरवरी को, एंड फरवरी का 1 मार्च को, एंड मार्च का नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को। यानी करेंट ईयर के लिए तो सैलरी फरवरी तक का ही करेंट ईयर में पे हुआ। फरवरी, समझ में है ना? करेंट ईयर में तो फरवरी तक का ही सैलरी करेंट ईयर में पे हुआ, यानी 11 महीना। यानी कितना महीना? 11 महीना। बिकॉज करेंट ईयर का मार्च का सैलरी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को पे हुआ। यानी करेंट ईयर का सैलरी फरवरी तक का ही करेंट ईयर में पे हुआ, 11 महीना। बिकॉज करेंट ईयर मार्च का सैलरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को पे हुआ। तो 11 महीने का सैलरी जोड़ो, 8 वर्कर्स को 33,000 के हिसाब से, 11 मंथ्स, एंड 2 ट्रेनीज भी अपॉइंट हुए थे, उनका सैलरी 21,000। फरवरी तक उनको कितना महीना हो गया? 5 महीना। ये सोनो, यस। निकाल कर ऐड कर दो। 8 into 33,000 into 11, 29,04,000, एंड 2 into 21,000 into 5, कितना? 2,10,000। तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2022। सो 31 मार्च 2022 को तो सिर्फ मार्च का ही सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि मार्च का सैलरी ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को पे होगा। तो सिर्फ मार्च का सैलरी, एक महीने का, जो करेंट ईयर में तो एक ही महीने का सैलरी बचा है पेमेंट करना, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को पेमेंट होगा। तो सिर्फ एक ही महीने का आउटस्टैंडिंग। कितना आ रहा है? 8 into 33,000, 2,64,000 प्लस 42,000, 3,06,000। क्लियर है? यस सर।
डन। सो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के सॉल्व हो गए। सो विद दिस वी कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। नेक्स्ट क्लास अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले यूनिट को सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशंस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया? यस। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।